वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू सीरीज 2020। सो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्लाइड पर लेकर के चल रही हूं जहां से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। ये जितने सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब हमने किया हुआ है लास्ट सेशंस में। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू माय चैनल स्मिता सिंह एडुटेनमेंट एंड यू फाइंड ऑल दोज सेशंस एंड वीडियोस। ओके, सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी हैज assumption that higher order needs of Maslow's hierarchy dominate individuals? एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। Which of the following theory has assumption that higher order needs of Maslow's hierarchy dominate individuals? So यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं। मैकलीलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, या फिर दूसरा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, तीसरा मैकग्रेगर्स एक्स थ्योरी, थ्योरी एक्स, या फिर मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई। इनमें से कौन सा है जो कि इंडिविजुअल को डोमिनेट करता है? आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एक बार और आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। समटाइम्स ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते, दोनों चीजें होती हैं। सो बेस्ट कि आप एक बार खुद से पढ़ें क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? वन है मैकलीलैंड्स थ्योरी नीड्स। नो, नीड्स थ्योरी नहीं है मैकलीलैंड की। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी नहीं होगी। थ्योरी मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई देखेंगे। सो थ्योरी एक्स भी नहीं होगी, थ्योरी वाई होगी, क्योंकि थ्योरी वाई वो पर्सन होते हैं जो काम को करना चाहते हैं, राइट? और उस काम को करने के लिए वो नहीं अपने आप को पुश करते हैं कहीं ना कहीं, राइट? सो लाइक उस पे क्या होता है कि वो चाहते हैं काम करना, लेकिन सामने वाला आपको शायद काम नहीं दे रहा है, इस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको सप्रेस किया जा रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं रीजन से। तो उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जो एक्स वाई पर्सन है चाहता तो है करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो कुछ चीजें डोमिनेट कर रही हैं, डोमिनेट हो रहा है वो पर्सन। दैट इज वाई ही इज अनेबल टू डू दैट वर्क, राइट? सो मैकग्रेगर की थ्योरी, मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई is the right answer for this question, right? Let's move ahead. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पे भी मैंने क्लासेस बनाई हैं, क्लासेस ली हैं। सो अगर आपको इसका डेफिनेशन जानना हो, दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, तो आप देख सकते हैं। Which among the following big five personality dimensions characterizes someone on calmness, self-confidence and security? Question है, which among the following big five personality dimensions characterizes someone on calmness, self-confidence and security? So पहला है conscientiousness, दूसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी, तीसरा है अग्रीएबलनेस एंड चौथा है एक्स्ट्रावर्जन। क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग बिग फाइव पर्सनालिटी डायमेंशन कैरेक्टराइजेज समवन ऑन कामनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो क्या इसका सही आंसर है कॉन्सेंटियसनेस, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर एग्रीएबलनेस, या फिर एक्स्ट्रावर्जन? सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इमोशनल स्टेबिलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a change program change action covers all except one of the following.
सो उनमें से आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से वो सारे ही 3 जो हैं वो चेंज प्रोग्राम के अंदर आते हैं, मतलब उस उनकी वजह से चेंजेस होती हैं, लाइक यू कैन सी देम एज अ चेंज एक्शंस, राइट। एक नहीं है, वो कौन सा है, राइट। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अनफ्रीजिंग, दूसरा रीफ्रीजिंग, तीसरा है रिफ्रेशिंग एंड चौथा है चेंजिंग। आपको सही आंसर बताना है इसका। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा, मतलब कौन सा नहीं है, बाकी के 3 होंगे। सो यहाँ पर अनफ्रीजिंग का क्या मतलब होगा, रीफ्रीजिंग का क्या मतलब होगा, रिफ्रेशिंग का क्या होगा, रिफ्रेशिंग का क्या होगा एंड चेंजिंग का क्या होगा, ये मतलब भी आपको समझना चाहिए। अनफ्रीजिंग का मतलब कि आपने कोई चीज फ्रीज पड़ी हुई है, रोकी हुई है, मूवमेंट में नहीं है, उसको आपने अनफ्रीज कर दिया, मतलब उसको मूवमेंट में ला दिया, राइट। दूसरा है रीफ्रीज, मतलब कि वो ऑलरेडी फ्रीज, आपने उसको अनफ्रीजिंग मोड पे था, उसको फिर फ्रीज किया, फिर उसको अगेन रीफ्रीज करना है आपको, राइट। तो वो अगेन ऑब्वियसली उसमें एक्शन देखने को मिलेगा आपको, उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। रिफ्रेशिंग क्या है एंड चेंजिंग क्या है, चेंजिंग से भी आप समझते होंगे कि चेंजिंग मतलब बदलाव। सो उसमें एक्शन है, कहीं ना कहीं मूवमेंट है उसमें। सो कौन सा नहीं है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर। रिफ्रेशिंग इसका पार्ट नहीं होगा, जबकि अनफ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग एंड चेंजिंग आर द पार्ट्स, राइट, एक्सेप्ट रिफ्रेशिंग। सो रिफ्रेशिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कैटेगरी डज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपको ये बताना है। सो इस क्वेश्चन का आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन वन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। नहीं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नहीं आता है, इससे बिलोंग नहीं करता। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बिलोंग नहीं करता एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी बिलोंग नहीं करता। वेर एज ऑप्शन नंबर 4 would be the right answer, free form organization belongs to virtual organization. Let's move ahead. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इज emphasized in which section of इंडस्ट्रियल एक्ट 1947। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मतलब जब अनफेयर अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं तो उनके प्रोहिबिशन के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था एज पर द इंडस्ट्रियल एक्ट 1947, राइट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है आपको, क्या सेक्शन 25U बताता है, या फिर सेक्शन 25T के अंदर बात कही गई है, या फिर सेक्शन 25P, या फिर सेक्शन 25R, क्या है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 25T। एम्फेसाइज करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट, अंडर द सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट 1947। और ये किस शेड्यूल के अंदर आता है, दैट कम्स अंडर शेड्यूल 5, राइट। सो शेड्यूल 5 के अंदर आता है और सेक्शन क्या है, 25T है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस, तीसरा है कॉम्पिटेंस ऑफ ए पर्सन एंड चौथा है एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट्स। आपको बताना है नॉट अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सो पहला देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस, तीसरा कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन, चौथा एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट। सो ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन क्या अथॉरिटी के अंदर आता है, ऑब्वियसली। तीसरा देखेंगे कॉम्पिटेंस ऑफ ए पर्सन, ऑब्वियसली ये इसमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी देखने को मिलेगा। चौथा है एक्सेप्टेंस बाय ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मैनेजर, एज अथॉरिटी, ऑब्वियसली इसमें भी अथॉरिटी देखने को मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन से अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है,
So option number 2 would be the right answer for this question. Next question है, under this type of strike, laborers stop their work to enforce their economic demands such as wages and bonus you can say. So again पढ़ूंगी इस क्वेश्चन को. Under this type of strike, laborers stop their work to enforce their economic demands such as wages and bonus. पहला है financial strike, दूसरा है economic strike, तीसरा है sympathetic strike and चौथा है slow down strike. जब लेबर्स काम करना बंद करते हैं किसके लिए, टू इन्फोर्स देयर इकोनॉमिक डिमांड्स, मतलब अपनी इकोनॉमिक डिमांड्स को प्रेशर करने के लिए, मतलब दबाव डालने के लिए कहीं ना कहीं कि जो उनका इकोनॉमिक डिमांड है, जो उनका सपोज उनका खर्चा है, राइट, कि उनको कितना मंथली वेज प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ स्टाइल ठीक से चल सकती है. तो इकोनॉमिक डिमांड्स को इन्फोर्स करने के लिए जब वो अपने काम को स्टॉप करते स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, किस स्ट्राइक के अंदर रखा जाता है. सो फिनेंशियल स्ट्राइक या फिर इकोनॉमिक स्ट्राइक या फिर सिंपैथेटिक या फिर स्लो डाउन. सो सिंपैथेटिक तो नहीं होगा. सिंपैथेटिक स्ट्राइक वो होती है जब a group of people from the company go on strike and other department के लोग भी एज अ सिंपैथी उनके साथ कि अच्छा इनके इनके स्ट्राइक को थोड़ा और मजबूत किया जाना चाहिए या फिर इनको थोड़ा सा और इनकरेज करना चाहिए, उसके लिए एज अ सिंपैथी वो आपके साथ मिल जाते हैं और आपके साथ इस स्ट्राइक पे चले जाते हैं. तो वो होती है सिंपैथेटिक स्ट्राइक. स्लो डाउन स्ट्राइक वो होती है जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन में आ तो रहे होते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन काम बहुत ही स्लो कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लो डाउन स्ट्राइक. मतलब काम जितना स्पीड में होना चाहिए, जितना होता है नॉर्मली, उसमें उस स्पीड में ना करके काम को, जो काम आपने 1 घंटे में या 2 घंटे में करते थे, अब वही काम आप पूरे दिन में कर रहे हैं. 1-2 घंटे का काम ही पूरे दिन में लगा रहे हैं, राइट. इसका मतलब आपने काम को एकदम स्लो डाउन कर दिया, एक तरह से ये स्ट्राइक होती है. तो ये भी नहीं होगा. फिनेंशियल स्ट्राइक एंड इकोनॉमिक स्ट्राइक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको मैं आपको बता दूं कि फिनेंशियल स्ट्राइक एंड इकोनॉमिक स्ट्राइक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जब इकोनॉमिक डिमांड्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्ट्राइक ही होगी वो, राइट, ना कि फिनेंशियल स्ट्राइक, राइट. सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन इज डिफाइंड इन अंडर dash section of Trade Unions Act 1926. अगेन पढ़ूंगी क्वेश्चन को. ट्रेड यूनियन इज डिफाइंड इन डैश सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2G है, सेकंड है सेक्शन 2A है, थर्ड है सेक्शन 2F है, या फिर फोर्थ सेक्शन 2H है. आपको इसका सही आंसर बताना है. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ट्रेड यूनियन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H. 2H में बताया गया है, डिफाइन किया गया है सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन. आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल रिलेटेड नहीं है कोऑर्डिनेशन से. पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग एंड चौथा है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. बाकी के 3 एसोसिएट करते हैं कोऑर्डिनेशन से, सिर्फ एक नहीं करता है, जो कि आपको बताना है. सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ऑब्वियसली इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात की तो कहीं ना कहीं इसमें आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर आएगा. प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, क्या ये सही लग रहा है? नो, ये नहीं आएगा. नॉट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन. डेलीगेशन से कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब नहीं है. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर. बाकी के 2 देख लेंगे. तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, इसका भी कोई मतलब नहीं है कोऑर्डिनेशन से, टाइमिंग से और एंड कोऑर्डिनेशन का. आई एम सॉरी, लाइक इसका मतलब है, नहीं पूछा था यहाँ पे, राइट. प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग से कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, यहाँ पे बोल रहा है नॉट रिलेटेड. तो डेलीगेशन का कोई रिलेशन नहीं होता कोऑर्डिनेशन से, ये नहीं होगा. मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बट क्वेश्चन यही पूछा है कि क्या नहीं होगा,
तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। बाकी के 3 प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी रिलेट करता है कोऑर्डिनेशन से, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग भी रिलेट करता है एंड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी रिलेट करता है कोऑर्डिनेशन से, राइट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन implies दैट कंट्रोल इज अप्लाइड टू। क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन implies दैट कंट्रोल इज अप्लाइड टू। ऑप्शन 1 है मार्जिनल पॉइंट्स, दूसरा है ऑल पॉइंट्स, तीसरा है क्रिटिकल पॉइंट्स एंड चौथा है मिडिल पॉइंट्स। सो यहाँ पे जब बात करेंगे क्या मार्जिनल पॉइंट होगा, नहीं ये नहीं होगा। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इम्प्लाइज द कंट्रोल दैट कंट्रोल इज अप्लाइड टू। सो मार्जिनल पॉइंट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, ऑल पॉइंट्स के लिए भी नहीं होगा, मिडिल पॉइंट्स के लिए भी नहीं होगा, जबकि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए होगा। जहाँ पे क्रिटिकल चीजें होंगी, जहाँ पे बहुत हार्ड या फिर लगेगा कि मुश्किल आ रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इम्प्लाई होता है। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा मैथड नहीं है जॉब इवेल्युएशन का। पहला है रैंकिंग मेथड, दूसरा है पॉइंट मेथड, तीसरा है ग्रेडिंग मेथड एंड चौथा है फील्ड रिव्यू मेथड। तो जब जॉब इवेल्युएशन की बात करेंगे तो वहां पर आप रैंकिंग की भी बात करेंगे कि क्या रैंक होगी, रैंकिंग किस रैंक पे होगा, राइट पर्सन। सो रैंकिंग मेथड की भी बात होगी वहां पर जॉब इवेल्युएशन जहाँ पे बात हो, जहाँ पे जॉब इवेल्युएशन की बात होगी वहां पर रैंकिंग मेथड भी होगा, पॉइंट मेथड भी होगा एंड ग्रेडिंग मेथड भी होगा, बट फील्ड रिव्यू मेथड नहीं होगा। रिव्यू का कोई काम नहीं वहां पर, सो फील्ड रिव्यू मेथड वहां पे नहीं होगा जॉब इवेल्युएशन के अंदर। Option number 4 would be the right answer for this question. Next question है, which of the following is not included in skill inventory। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्किल इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। Which of the following is not included in skill inventory। So इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शंस देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग शेड्यूल, दूसरा है एम्प्लॉइज पर्सनल डाटा, तीसरा है एम्प्लॉइज पोटेंशियल एंड चौथा है सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री। सो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। इसमें नॉट पूछा है, स्किल इन्वेंटरी के अंदर इंक्लूड क्या नहीं किया गया है, बाकी के 3 इंक्लूडेड हैं स्किल इन्वेंटरी के अंदर। तो देखेंगे नीचे से देखेंगे, चौथा देखेंगे सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री। सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री स्किल इन्वेंटरी के अंदर ही ऐड किया जाता है, उसके अंदर ही देखने को मिलता है। एम्प्लॉयज पोटेंशियल भी स्किल इन्वेंटरी के अंदर देखने को मिलता है, एम्प्लॉयज पर्सनल डेटा भी स्किल इन्वेंटरी के अंदर होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग शेड्यूल इज नॉट included in skill inventory. So here the right answer for this question is option number 1. Let's move ahead. Yeah, I think ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। या इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे के सेशन में हम ढेर सारे क्वेश्चन की बात करेंगे एंड ढेर सारे मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी आपके लिए, जो कि बहुत ही चुनिंदा एंड अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एंड उन क्वेश्चंस पे बात करते हुए हम अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को, अपने और मोटिवेट भी रहना है, पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेटेड भी रहना है। कहीं कहीं आप कभी आपको लगता है कि सबके साथ होता है जनरली, हम हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी काम करते 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 जब हमें लगता है कि करे बस करे जा रहे हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, कोई लाइक बेनिफिट नहीं दिख रहा है, जो आप कर रहे हैं मेहनत किए जा रहे हैं बट उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, तो आप डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इन दैट केस आपको अपने आसपास के लोगों को देखना है, हर एक चीज को ऑब्जर्व करना है कि देखिए दुनिया कैसे चलती है, कैसे चल रही है, लोग कैसे भाग रहे हैं, कुछ चीज़ों में हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, बाकी लोग कितने अनप्रिविलेज्ड हैं। हमें लगता है कि हम ही सबसे दुखी आत्मा है इस दुनिया में, लेकिन आप देखेंगे कितनी दुखी आत्माएं आपकी आमने सामने आपके इर्द गिर्द घूमते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों से भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप जहाँ पर भी हैं सही हैं और सही जगह पर हैं, राइट। सो होता है कि किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं,
किसी किसी की लाइफ में थोड़ा टाइम लेती हैं, तो हम उस टाइम का वेट करेंगे, डिमोरलाइज नहीं होंगे, डीमोटिवेटेड नहीं होंगे, मोटिवेटेड होकर के ही पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और आई विश कि आप जो भी मेरे क्लासेस से पढ़ते हैं, मेरी सेशन से पढ़ते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो, और इन those videos you get benefited and crack the exam, right? So thank you very much to watching me. Thank you very much.